ये हैं नोएडा के एडिशनल डीसीपी रणविजय सिंह, जो अपनी अलग कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं। मुश्किल हालात में भी किस तरह समस्या का हल निकाला जाए, ये उन्हें बखूबी मालूम है। इसीलिए जहां भी पोस्टिंग होती है, रणविजय वहां लोगों की आंखों में बस जाते हैं। कहा जाता है कि उनके पास हर मर्ज की दवा है, और ये बात लॉकडाउन के दौरान भी साबित हुई, जब मुश्किल में फंसी बरेली की एक प्रेग्नेंट मुस्लिम महिला की उन्होंने फौरन मदद की, जिसके प्रसव का समय नजदीक था, घर में कोई नहीं था और पति नोएडा में फंस गया था। ऐसे में कैसे रणविजय सिंह ने संभाली कमान और महिला के पति को बरेली तक पहुंचने का रास्ता साफ किया, सुनिए खुद एडीसीपी रणविजय सिंह से। 25 को एक कॉल आया मेरे पास बरेली से, जिसमें मुझे ये बताया गया कि वहाँ पे एक लेडी हैं, काफ़ी डिस्ट्रेस्ड हैं, और उनके डिस्ट्रेस का रीज़न ये है कि वो एडवांस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में हैं। उनको कोई मदद करने वाला नहीं है, और उनके जो हस्बैंड है वो नोएडा में स्टकअप हैं लॉकडाउन के चक्कर। तो उस कंडीशन में हम लोगों को काफ़ी तरह से डिफरेंट तरीके से सोच करके उनके उस इशू को हैंडल करना था। मैंने सबसे पहले उनका नंबर प्रोक्योर किया और प्रोक्योर करके उनसे बातें की। इसमें एसएसपी बरेली साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा, उन्होंने मुझे बताया था, उन्होंने नंबर भी दिया। मैंने उनसे बात की। बात करने के दौरान ही मुझे पता चला कि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं और उनके साथ कुछ भी हो सकता है। मैंने बातचीत के दौरान काफ़ी कंटेन करने का प्रयास किया, काफ़ी उनको समझाया, और हमने कहा कि किसी भी सूरत में आपके हस्बैंड आपके पास पहुँचेंगे, और ये चीज़ हमने इंश्योर कराया। मैं खुद जा कर के उनके हस्बैंड को लोकेट किया, उनके लिए गाड़ी का अरेंजमेंट किया। यहाँ से लेकर के जब तक वो वहाँ पहुँचे नहीं, तब तक मैं लगातार उनके टच में रहा। हमने कहा था कि कहीं कोई अगर रास्ते में रुकता है तो मैं उनसे बात करके उनको आगे तक भेजूंगा। तो इस तरीके से उस रात में मैंने, चूँकि उनके स्ट्रेस को देखते हुए, हमने पूरी जो एक तरह से सहयोग अपेक्षित था मुझसे, एक कर्तव्य निर्वहन जो हमें करना चाहिए था वो हमने किया, और वो समय से उनके हस्बैंड उनके यहाँ पहुँच गए थे। वो बहुत ही भाव विह्वल थी। उनको लग रहा था कि ऐसे नीड ऑफ आवर में, ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में पुलिस वालों ने इस तरह से हमारी मदद की है। और उसके बाद भी हमसे लगातार अभी भी टच में है वो लोग, वो फैमिली, और उन लोगों को लगता है कि हमने कुछ अलग करके दिया उन लोगों को, लेकिन ये हमारे कर्तव्य का पार्ट था। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हम लोग भी आप ही के समाज के हैं, आप ही के परिवार के हैं। मानवीय मुद्दों को जिस तरह से अन्य व्यक्ति फील कर सकता है, उस तरह से हम लोग भी फील करते हैं। तो सुना आपने, रणविजय सिंह हमेशा मानवीय पहलू और कर्तव्य से प्रेरित होकर काम करते हैं। ऐसे में लॉकडाउन के दौरान भी उन्होंने हमेशा लोगों की मुश्किलें कम करने पर ध्यान केंद्रित किया है। लॉकडाउन के अनाउंसमेंट के बाद हम लोग का जो रोल था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बढ़ गया था, क्योंकि हम सब लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के हिसाब से अपने अपने घरों में रखना सुनिश्चित करना था, और उसी के साथ साथ जो मानवीय आवश्यकताएं होती हैं उसको भी हम लोगों को देखना था। बहुत सारे इसेंशियल सर्विसेज थे, उनको हम लोगों ने इंश्योर कराया, और हम लोगों ने सुनिश्चित कराया कि हर व्यक्ति जो भी परेशान है, जिसको भी दिक्कतें हो रही हैं, उन सभी लोगों की सारी समस्याओं का समाधान कराया जाए, और सभी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति कराई जाए। और इस सिलसिले में हम लोगों ने काफ़ी प्लान किया, काफ़ी मेहनत की, हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए। कहीं किसी को मेडिकल इमरजेंसी में हम लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती थी, एम्बुलेंसेज मंगाने होते थे, अपनी गाड़ियों से भी हम लोगों ने लोगों को भेजा, दवाइयाँ खरीद करके घर तक हम लोगों ने पहुँचाए, राशन लगातार बांटते रहे। काफ़ी लोग ऐसे थे जो लिबरल क्लास के थे, उनके पास बहुत सारा अभाव था, उन सब चीज़ों को हम लोगों को पहुँचाना था। तो ये सारा रोल जो था एक तरह से ह्यूमन सर्विसेज का, ये हम लोग लगातार करते रहे। प्राइमरीली हम लोग को अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए, और उसके बाद हमसे जो अपेक्षाएं होंगी उसके ऊपर खड़ा उतरना है। इसके लिए हम लोगों को तैयारी करनी पड़ी, और हम लोगों ने उसी तरह से अपने आप के सभी लोगों को ट्रेन किया, सब लोगों को ब्रीफ किया, सब लोगों को बताया कि कैसे कैसे अपना प्रोटेक्शन इंश्योर करते हुए हमें इस महामारी में अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है। और जो पूरा का पूरा एक तरह से मानवता इस संकट से जूझ रहा है, उसमें हम सब लोगों को मिल करके सब लोगों का साथ देना है। देखिए, मैं 2001 बैच का अधिकारी हूँ यहाँ अपने उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा का, और मैं इसके पहले
2 स्टेट्स में अपनी सेवाएं दे चुका हूं। मैं सबसे पहले राजस्थान प्रशासनिक सेवा में गया था वर्ष 2000 में, और उसके बाद मैं बिहार में डिप्टी कलेक्टर बना था। तो मैं वहाँ ट्रेनी एसडीएम के रूप में मैंने 10 महीना वहाँ पे अपनी सेवाएं दी हैं। लेकिन उसके बाद चूँकि हमारे फैमिली में यूनिफॉर्म का बैकग्राउंड था, मेरे पिताजी भारतीय सेना में थे, तो यूनिफॉर्म के प्रति थोड़ा सा लगाव जरूर था। और जब मेरा सिलेक्शन यहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में हुआ तो मैंने बिहार प्रशासनिक सेवा की नौकरी को छोड़कर ही मैं यहाँ आ गया। और उसके बाद से मैं लगभग पिछले 16-17 साल से अपनी सेवाएं उत्तर प्रदेश को दे रहा हूँ। इसमें हमारे इम्पोर्टेंट स्टेशंस रहे अलीगढ़, गाजियाबाद, मेरठ, और अभी मैं नोएडा में हूँ। इसके कुछ दो साल का पीरियड मेरा जौनपुर में भी रहा। कुछ छोटे पीरियड के लिए मैं एक बागपत जनपद में भी गया। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि पुलिसिंग हर जगह होती है, लेकिन पुलिस की जो चैलेंजेज हैं वो ऑलमोस्ट सेम है हर जगह। क्राइम कंट्रोल करना, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना, वहाँ पे वीआईपी मूवमेंट्स को देखना, तो ये सारी चीज़ें बेसिकली ऑलमोस्ट हर जगह मिली। लेकिन हर एरिया का कुछ अपना स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ क्राइम होता है। वहाँ के लोगों के या वहाँ के क्रिमिनल्स का मोडस ऑपरेंडी भी कुछ अलग होता है, कुछ माइंडसेट भी क्रिमिनल्स के अलग अलग होते हैं। तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो मैं हर जगह चैलेंज हमको मिला, और मैंने पुलिसिंग को एक तरह से दिल से भी करने का प्रयास किया। हमेशा हमारा ह्यूमैन अप्रोच रहा, और हमने ये कोशिश की कि क्राइम कंट्रोल के साथ ही साथ जो पब्लिक ग्रीवांस होती हैं, जो कंप्लेंट्स हम लोग के यहाँ आते हैं, ये हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। और हमने सभी स्टेशंस पे, चाहे वो अलीगढ़ रहा हो, जौनपुर रहा हो, मेरठ रहा हो, गाजियाबाद रहा हो, सभी जगहों पर हमने ये कोशिश की कि एक ह्यूमन टच दिया जाए। पुलिस में हमने एक सबसे बड़ा जो इशू फेस किया या देखा, ऑब्जर्व किया, वो था ट्रस्ट डेफिसिट। आपने देखा होगा कि पुलिस के प्रति आम जन की जो सोच है उसमें काफ़ी विसंगतियां हैं। लोग जनरली अच्छा ओपिनियन नहीं रखते। तो मैंने इस पे बहुत विचार किया और मैंने सोचा कि यह ऐसा इम्प्रेशन क्यों है, पुलिस के प्रति जो समाज में एक अच्छी सोच नहीं है, उसका कारण क्या है। उन सभी मुद्दों पर हमने बहुत काम किया और लोगों को मैंने एक ह्यूमन टच देने का प्रयास किया। तो हर जगह हमें काफ़ी इन्वॉल्व होना पड़ा अपने इशूज़ में, लोगों से काफ़ी इन्वॉल्व होकर। जैसे कोई आदमी कंप्लेंट लेके आता था या आता है आज भी, तो जब तक मैं उसके रूट कॉज तक नहीं जाता, उसको रिजॉल्व करने तक का प्रयास नहीं करता, तब तक मैं खुद मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होता। हर जगह लगभग इन्वॉल्व रहा, हर जगह चैलेंजिंग रहे मेरे लिए। लेकिन अगर बहुत स्पेसिफिक अगर आप देखेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से मेरठ काफ़ी चैलेंजिंग रहा मेरे लिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरठ के मेरे पूरे 3 साल के टेन्योर में हमने वहाँ के लोगों का लव एंड अफेक्शन बहुत प्राप्त किया, और लोगों के सहयोग से, वहाँ के लोगों के प्यार और स्नेह से हमने बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आई और सबको रिजॉल्व कराया। तो मैं ये मानता हूँ कि पुलिस अफसर को, पुलिस में, इस डिपार्टमेंट में अगर आप हैं तो आपको ह्यूमन टच दे करके अगर अपने पूरी पुलिसिंग के सारे इश्यूज को अगर आप हैंडल करना चाहेंगे तो आप हमेशा हर जगह सफल रहेंगे। देखिए, मैं बिहार के ईस्ट चंपारण जिले के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई वो गांव से ही हुई। उसके बाद मैं अपने जनपद के हेडक्वार्टर पे हमने इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन की शिक्षा ली। उसके बाद से मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में आ गया, जहाँ पे हमने पोस्ट ग्रेजुएशन किया और वहीं पे LLB की डिग्री हासिल की। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगभग 6 साल रहा और वहाँ पे एक बहुत ही प्रतिष्ठित, और मैं कहूँगा कि हमारे लिए हमारा फॉर्चून मेकर प्लेस जो है वो ग्वार हॉल, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है, मैं वहीं रहा और वहाँ के सीनियर्स लोगों का काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन हम लोगों को मिला। और मैं समझता हूँ कि जो मैं हूँ उसके पीछे मेरा दिल्ली विश्वविद्यालय का एक परिवेश और ग्वार हॉल जो हॉस्टल है उसका परिवेश, ये बहुत बड़ा कारण रहा। और वहाँ से हमने अपनी तैयारी शुरू की सिविल सर्विसेज की, और मैं वहीं से सिविल सर्विसेज की 3 स्टेट्स की परीक्षा पास की। राजस्थान में पहले ज्वाइन किया, उसके बाद फिर मैं बिहार में कुछ दिनों के लिए गया, फिर मैं उत्तर प्रदेश में आ गया और लगभग उत्तर प्रदेश में पिछले 16-17 साल से अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। मैं सिविल सर्विसेज के प्रति आकर्षित हुआ था। उसके पीछे कारण, जैसा कि मैंने बताया, कि हमारे परिवार में
यूनिफॉर्म का बैकग्राउंड था। मेरे पिताजी सेना में जाने के लिए भी प्रेरित करते थे। मैं एसएसबी क्वालिफाई किया था, लेकिन उसके बाद सिविल सर्विसेज में चूंकि वैरायटीज़ थी और ये हमें ज़्यादा अट्रैक्ट किया कि अगर मैं सिविल सर्विसेज में जाऊंगा तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होंगे पब्लिक सर्विस के, और इसीलिए चलते मैं ऑप्ट किया और सिविल सर्विसेज को कैरियर बनाया और उसके पीछे लग करके मैं आज यहाँ पे हूँ। ये सारी हमारी वही सोच थी जिसकी बदौलत मैं यहाँ पे हूँ। देश के बच्चे जो सिविल सर्विसेज के प्रति जाना चाहते हैं उसके लिए बस एक ही चीज़ मैं कहूँगा हमेशा कि सिविल सर्विसेज से बेहतर कैरियर कोई नहीं हो सकता, और अगर आप वाकई एक इंसान हैं और इंसान की मदद करना चाहते हैं तो सिविल सर्विसेज बहुत अच्छा कैरियर हो सकता है। इसके लिए कुछ नहीं, आपको बड़ी लगन के साथ, चूंकि एक सिविल सर्वेंट से जो एक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं उसको टेस्ट करने के लिए जो हमारा जो एग्ज़ाम का सिस्टम है उसको समझने की आवश्यकता होती है। उसमें यह है कि आप किसी मुद्दे को कैसे समझते हैं, कितनी गहराई से समझते हैं, समझ करके उसका उचित समाधान कैसे निकालते हैं। उसके अलावा आप कितने अच्छे तरीके से किसी मामले में बहुत क्विक डिसीजन लेते हैं। तो डिसीजन मेकिंग पावर, आपकी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटीज़, आपकी ओवरऑल एक आपका जो एक पर्सनैलिटी है, आपका थॉट प्रोसेस है, इन सभी चीज़ों का टेस्ट होता है। तो हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, हमारी सोच और समझ पॉजिटिव होनी चाहिए, हमें हमें अपनी निर्णय क्षमता जो हमारी है उसको देखना चाहिए, और इन सभी चीज़ों को अगर हम ठीक कर लें तो मुझे लगता है कि फिर वही चीज़ें हमारे एग्ज़ाम के प्रोसेस में डिफरेंट स्टेजेस में रिफ्लेक्ट होती हैं। अगर हम प्रीलिम्स देते हैं तो हम कितना क्विकली किसी चीज़ के आंसर को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, सही आंसर को निकाल लेते हैं, हमारी मेमोरी कितनी अच्छी होती है, हमारा बैकग्राउंड कितना अच्छा है, हम किसी टॉपिक को कितनी गहराई से पढ़े हुए हैं, उसका टेस्ट हो जाता है। जब आप मेंस स्टेज में जाते हैं तो मेंस स्टेज में कॉम्प्रिहेंसिवली अगर किसी चीज़ पे आपको कुछ बताना है, कुछ सोचना है, कुछ लिखना है, कुछ करना है, तो कितना अच्छा तरीके से आप कर सकते हैं वो उसका टेस्ट हो जाता है। और जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो इंटरव्यू में आपके व्यक्तित्व का पूरा एक तरह से टेस्ट हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इन सब चीज़ों को अगर स्टार्टिंग समय में जब आप प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं और इन सब मुद्दों पर आपने ध्यान से सोचा तो मुझे लगता है कि सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करना कोई टफ काम नहीं होता है। और अगर वाकई आप अगर आप इंटरेस्टेड हैं लोगों की सेवा के लिए तो ये बहुत बेहतर करियर होता है। और मैं आप सब लोगों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं जो एस्पिरेंट्स हैं, जिनको सिविल सर्वेंट्स बनने की इच्छा है, आप सब लोगों के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। और मुझे लगता है कि लगन के साथ अगर आप इस परीक्षा की तैयारी करेंगे तो आप जरूर क्वालिफाई करेंगे।